ठीक है। तो आज जो पढ़ने वाले हैं बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कोशिका विभाजन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या, सेल डिवीजन। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि हमारा शरीर कहां से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। आप के हाथ में कहीं चोट लग जाए, मान लीजिए घाव लग जाए, कछु से कट जाओ, तो वो घाव भरता कैसे है? विचार किया क्या घाव भरता कैसे है? हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं और उस घाव को भर देती हैं। आप 2.5 किलो के पैदा भए थे और आज तुम 70 किलो के हो, कैसे हो गए? आपके शरीर में जो कोशिकाएं थी उन कोशिकाओं का विभाजन हुआ। तो हमारे शरीर में नित्य हर पल कुछ कोशिकाएं मरती हैं, कुछ नई कोशिकाएं बनती हैं। इस पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। प्लीज ये प्रसाद में बतराओ मती, चुपचाप ले जाओ और ध्यान दे जाओ। देखिए आपके सामने हम लेके आए हैं ये प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपके सामने। ये प्रेजेंटेशन ये है भैया, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन कैसे कहते हैं। एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिकाएं बनाती है, इसी को कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक कोशिका थी, अनरी बीच में से, और इसका केंद्रक बीच में से, इसके अंदर क्या है, इसका केंद्रक है। ये केंद्रक भी खिंचा और धीरे धीरे 2 केंद्रक बने और लास्ट में कोशिका टूट गई। क्या इतना सरल होता है कोशिका विभाजन? बिल्कुल। पहली बात तो ये कोशिका विभाजन होता क्यों होता है? तो हमारे शरीर में क्या करना है, ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, यानी वृद्धि करना है, विकास करना है, और साथ में क्या करना है, प्रजनन करना है। प्रजनन मतलब जब मैं अपने बच्चे पैदा करूंगा तो वो बच्चे कहां से आएंगे, मेरे शरीर की कोशिकाएं ही नया बच्चा पैदा करेंगी। जो शुक्राणु, स्पर्म, पिता का स्पर्म, माता का अंडाणु, पिता का शुक्राणु मिलता है तो एक नया भ्रूण बनता है, और वो एक प्रकार का कोशिका विभाजन ही तो है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो फोकस करो इधर। हाँ देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जब पूरी जो बॉडी है ये बनी हुई है कैसे, कोशिकाओं से। कैसे बनी हुई है, कोशिका। आप इस बॉडी के छोटे छोटे पार्ट काटते चले जाओ, जो सबसे छोटा पार्ट बचेगा वो आखिरकार क्या हो जाएगा, कोशिका। जिस प्रकार से एक घर कैसे मिलकर बना हुआ है, ईंट से, ये हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ये घर जिस प्रकार से कैसे मिलकर बना हुआ है, ईंट से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हैं बच्चों, ईंट जो है से मिलके बनता है क्या, दीवाल। क्या बनती है दीवाल। ईंट से मिलकर क्या बनती है, दीवाल। और दीवाल से मिलकर बनता है रूम। क्या बनता है, 4 दीवालों से क्या बन गया, रूम। और बहुत सारे रूम हो जाए तो क्या बनता है बच्चों, घर बनता है। क्या बनता है, घर। ठीक उसी प्रकार हमारी कोशिका है ईंट की भांति, कोशिकाओं से मिलकर बनता है क्या, ऊतक। क्या बनता है, ऊतक। और ऊतक से मिलकर बनता है क्या, अंग, ऑर्गन। कोशिका सेल, ऊतक टिश्यू, और अंग को बोलते हैं ऑर्गन। अंग जैसे कि आपका हृदय, आपके फेफड़े, किडनी, नाक, कान, त्वचा, ये अंग है। और अंगों से सब अंग मिल जाए तो क्या बन जाता है, शरीर। क्या बन जाता है, शरीर। हमारी पूरी बॉडी बन जाती। ये कोशिका है एक, सेल से मिलकर बना टिश्यू, ये ऊतक से मिलकर बना आपका ऑर्गन, अंग, फेफड़ा, हृदय, आंतें, ये आंतें बन रही हैं। और ये बहुत सारे अंग मिलके ऑर्गन सिस्टम क्या बन जाता है, अंग तंत्र। क्या बन जाता है, अंग तंत्र बन जाता है। आप पढ़ोगे प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सारे तंत्र बन जाते हैं। और ये तंत्र ही क्या बन जाता है, पूरा बॉडी। क्लियर है? एकदम सिंपल सी बात थी, कोई कठिन चीज में है ही नहीं। हाँ, अब हमने कहा कि ये सब सिस्टम होता कैसे है, छोटे से बड़े होते कैसे हैं, घाव भरता कैसे है, तो उसके लिए होता है क्या, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कितने बार होता है, 3 प्रकार का। नंबर 1 होता है असूत्री। क्या होता है, असूत्री।
दूसरा होता है समसूत्री, समसूत्री, और तीसरा होता है अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जो असूत्री होता है इसको हम बोलते हैं क्या? एमाइटोसिस। समसूत्री क्या बोलते हैं? माइटोसिस, और ये होता है मायोसिस। एमाइटोसिस, मायोसिस, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मायोसिस। एमाइटोसिस, माइटोसिस, मायोसिस। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं, बाकी अंग्रेजी से तो वो तो ही बात है, अंग्रेजी के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा। लेकिन चूंकि साइंस है और साइंस के वर्ड तो अंग्रेजी में कुछ उपयोग करना पड़ेंगे यार, मजबूरी है, तो अंग्रेजी में ही आते हैं। समसूत्री, सूत्री, अर्धसूत्री ना भी आए ये, लेकिन ये जरूर आएगा एमाइटोसिस। हो गई। अब सबसे पहले बेटा आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि असूत्री कोशिका विभाजन क्या है सर, समसूत्री क्या है सर, अर्धसूत्री क्या है? तो मैं इसको आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता दूं। मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया उसके तहत मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक मेटाजोआ, एक प्रोटोजोआ। मेटाजोआ होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बनता है। कैसे बनता है? एक ही कोशिका से बनता है भैया। जिनको शरीर एक ही कोशिका से बनो रहे थे वे होते हैं मेटाजोआ, एक कोशीय जीव। और जिनको शरीर बहुत ही कोशिकाओं से बनो रहे, बहुत सारी बहुकोशीय जीव, जिसे हम बोलते हैं क्या? प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही है मेरी बात आपको? अच्छी बात है, ठीक है। तो जो बेटा जो एक कोशीय जीव होते हैं ना, उनमें जो विभाजन होता है वो होता है असूत्री। जिस इसके नाम से में आ रहा है कि इसमें सूत्र नहीं होते, असूत्री, जहां सूत्र होते ही नहीं। और ये सूत्र क्या फैला रहा है भाई? आप जानते हो कि कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्या होते हैं? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपको पिछली क्लास पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूरी सेल, कोशिका के अंग, उनके कार्य, उनकी संरचना को अच्छी तरीके से सरल तरीके से समझा चुका हूं। समझाया था मैंने कल की क्लास, परसों की क्लास। तो ये जब ऐसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका से ही बना है, उसमें विभाजन कैसे होगा? उसमें विभाजन होता है असूत्री, उसमें सूत्र नहीं होते। एक ही कोशिका से दूसरी कोशिका बन जाती है। क्योंकि इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं होता बच्चों, आप जानते हैं। केंद्रक इसमें कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक युग्म होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, नीलहरित शैवाल, ये क्या होते हैं? सब एक कोशीय जीव। बैक्टीरिया जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें हमको कैसे देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखें, यह विभाजन अविकसित कोशिका जैसे कि जीवाणु फॉर बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में होता है। इसमें केंद्रक पहले लंबा होता है। देखिए ये अमीबा मान लो, इसको केंद्रक लंबा हुआ, केंद्रक टूटता है बीच में से, पहले केंद्रक अलग हो जाता है, फिर केंद्रक के बाद में क्या अलग हो जाती है? कोशिकाएं अलग हो जाती है। सबसे पहले क्या अलग होता है? केंद्रक अलग होता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है, और प्रत्येक भाग से एक संतति केंद्रक पहुंच जाता है। एक संतति केंद्रक पहुंच जाता है, इन दोनों भाग में एक संतति केंद्रक पहुंच जाता है। ठीक, ये जैसे कि छोटे छोटे पानी में जो अपनी चोई होती है, चोई आप जाने, जरा सी चोई हो जाए ना पानी में तो चोई पूरे में फैल जाता है। चोई मतलब बेटा क्या होता है? काई मतलब क्या? नीलहरित शैवाल, यानी इसको काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई। विभाजन होता रहता है, डिवीजन होता रहता है, फैलता रहता है। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल सा है, इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। जब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे दो इंपोर्टेंट आ जाते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। इन दोनों को हम अच्छे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम काय की? समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको हम बोलते हैं क्या? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? माइटोसिस। ओके, क्लियर है? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक वाल्डेयर फ्लेमिंग ने देखा था। किसने देखा था? अच्छा, अब आप मुझे आंसर देंगे कि पादप कोशिका में किसने देखा था? नहीं पता? पिछली क्लास में मैंने नहीं पढ़ाया था क्या आपको? चलो आपका होमवर्क है, आप ढूंढ के लाओगे इस क्वेश्चन को।
पादप कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन, ये समसूत्री कोशिका विभाजन को जंतु कोशिका में सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पादप कोशिका में किसने देखा? कौन? स्ट्रासबर्गर सही बोल रही है। क्या दे रही है? स्ट्रासबर्गर ने खोजा था, सही बात। चलिए, इन्होंने 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। क्या नाम दिया? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन नाम दिया। यह विभाजन कायक कोशिकाओं में होता है। काय में होता है? सोमेटिक सेल। कायक कोशिका क्या होती है बेटा? जिनसे हमारी शरीर बना है, जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी है, इसे क्या बोलते हैं? कायक कोशिका। ये त्वचा ही मत समझ लेना, मैंने यहाँ कह रहा हूं तो त्वचा समझ ले, अंदर के आइटम सब, जो हमारी पूरा शरीर जिन कोशिकाओं से बना है उसे बोलते हैं कायक कोशिकाएं, सोमेटिक सेल। जो हम छोटे से बड़े हुए हैं, ये सब काय से हो रहा है? समसूत्री कोशिका विभाजन से। ठीक, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है? समान सूत्र। क्या समझ में आ रहा है? जैसे सूत्र पिछली कोशिका में थे, वैसे ही सूत्र अगली कोशिका। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो, जैसे मैंने कहा कि ये कोई मात्र कोशिका है, मम्मी कोशिका, जैसे नई कोशिका बन रही है, तो जो नई कोशिका जहां से बने के तैयार होगी ना बेटा, ये दोनों ही कोशिका इस कोशिका की फोटोकॉपी होंगी। क्या होंगी? जीरोक्स, सेम टू सेम, टिकटॉक, बिल्कुल वैसी की वैसी। क्यों? जितने सूत्र इसमें हैं, इसमें मान लीजिए 46 सूत्र हैं, तो इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 होंगे। यही तो कारण होता है कि हमारे शरीर में जो उंगली जैसी बढ़ रही है वैसी बढ़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि साहब इसमें अगली कोशिका और भर्ती हो जाए, पहले इतनी सीधी फिर हो जाती टेढ़ी, नाक में से फूला स्वीट आए, दो पांव हो जाएं। भाई जैसी कोशिकाएं पहले की थी उनमें से वैसी की वैसी कोशिकाएं बनती, समान सूत्र जाते रहते, उसे बोलते हैं क्या? समसूत्री। कहां होती है? कायक कोशिकाओं में। कहां होती है? सोमेटिक सेल में। शरीर का वृद्धि किससे होती है? समसूत्री विभाजन से। घाव काय से भरते हैं? समसूत्री विभाजन से। माइटोसिस से, कहां से? माइटोसिस डिवीजन से। कार्य यह घाव भरने का कार्य करता है, कटे पिटे अंगों की मरम्मत करता है। इस प्रक्रिया में जो प्रक्रिया होती है पूरी माइटोसिस की, समसूत्री में, मात्र कोशिका, मदर सेल जिससे बनती है वो क्या कहलाती है? मात्र कोशिका, मम्मी कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं, यानी कितनी बनती है? दो डॉटर सेल। क्या बनती हैं? दो डॉटर सेल बनती। कौन से विभाजन में? समसूत्री कोशिका। समझ में आ रही है ना? अच्छा आ रही है? का निर्माण होता है। और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम, गुणसूत्र माने क्रोमोसोम की संख्या के बिल्कुल बराबर होती। 46 थे, 40 ही इनमें, सेम टू सेम वैसे के वैसा होता है। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए ये देख लीजिए, 40 समसूत्री कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, यानी दो स्टेज में होता है। पहली होती है अंतरावस्था। ये मैंने पिछली बार आपको सीधी 5 करवा दी थी, साथ में भी से काउंट। बहुत सी किताब आप देखोगे तो आपको साथ में दे देते हैं, पर मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा और डिटेल में अगर बता दिया जाए आपको तो थोड़ा सा और मजा आपको आ जाएगा, अच्छा लगेगा। पहली है अंतरावस्था इंटरफेस। क्या है? अंतरावस्था इंटरफेस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पर ये समझिए कि समसूत्री दो अवस्था में पूरी होती है। पहली है हमारी अंतरावस्था इंटरफेज, और दूसरी है हमारी कौन सी? सूत्रीय अवस्था या माइटोसिस फेज। इसमें भी दो हो जाते हैं, पहले और ये होता है बाद में। क्या होता है? लिखा पढ़ी मत करो, ये पीडीएफ डाल दूंगा, घर पे लिख लेना। इसमें सबसे पहले कोशिका विभाजन को तैयार होती, सबसे बड़ी अवस्था है। 95% समय इसी में लग जाता है। अब आप कहोगे कैसे? ऐसे, ये कोशिका है, ठीक, ये सभी जानते हैं। इसका बेटा ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। और केंद्रक के ही पास में आप जानते हैं यहां क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। क्या पाया जाता है? ओके, क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। आपको पता है सेंट्रोसोम में क्या काम होता है? ये कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? अच्छा, ये कैसे उत्तरदायी होता है? क्या करता है ये? तो प्रैक्टिकली समझिए। ये सेंट्रोसोम, एक इस तरफ सेंट्रोसोम,
ये दोनों ही सेंट्रोसोम दूर जाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ये दोनों ही सेंट्रोसोम जो है क्या करने लगते हैं? दूर जाने लगते हैं। ये यहां आ गया, ये यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गए? कोशिका के ध्रुवों की ओर। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, रटवाना नहीं चाहता। तो क्या होता है, ये जो होता है ये फैलने लगता है। क्या करने लगता है? ये फैलने लगता है। ये जो है केंद्रक इस तरफ भी खिंचता है और इस तरफ भी खिंचता है। समझ में आ रहे हो? सबसे पहले प्रक्रिया काय कारण से होती है? सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम जैसे हमारी पृथ्वी में ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ऐसे कोशिका ध्रुव है, दोनों तरफ बढ़ता है और उसके वजह से ये सेंट्रोसोम में खिंचाव होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये तैयारी होती है यहां पर, ये तैयारी होती है यहां पर, तो इसे हम इंटरफेस या अंतरावस्था कहते हैं। और इसमें कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है और जो जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसका 95% समय इंटरफेज में ही लग जाता है। अब यहां से आपको प्रश्न बनेगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन में सर्वाधिक समय लगता है किस अवस्था में लगता है? अंतरावस्था में, इंटरफेज। ठीक, अब चलो ठीक है, तैयार हो गई। तैयार हो गई तो सबसे पहले क्या बटेगा? केंद्रक बटेगा। क्या बटेगा? केंद्रक। सबसे पहले बटेगा केंद्रक। केंद्रक के दो टुकड़े होंगे। तो ये केंद्रक को बटने की प्रक्रिया, ये हमने कहा सूत्री विभाजन को 200 मारते, पहले बटेगा केंद्रक। जैसे मैंने कहा चलो ठीक है, ये अगली स्टेज आई और ये केंद्रक जो है बेटा बटा, और बट के फिर क्या हो गया? केंद्रक अलग हो गया। हमने कहा साहब अगली स्टेज में क्या हो गया? केंद्रक ये अलग हो गया और फिर क्या बटेगी? कोशिका बटेगी। क्या बटेगी? ऐसे कोशिका बटेगी। तो पहला ये जो सिस्टम है केंद्रक का अलग होना, ये है। केंद्रक अलग ऐसे होता है, केंद्रक अलग होता है। तो केंद्रक अलग होने की अलग अलग स्टेज, 4 स्टेज हैं। कितनी स्टेज है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये 4 अवस्था में क्या अलग होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। क्या होता है? केंद्रक का विभाजन। और बाद में फिर क्या होती है? कोशिका, एक कोशिका से ये 2 कोशिका बन जाती है। काय में? समसूत्री। जैसे आप आगे देखें, सबसे पहले हम केंद्रक विभाजन की बात कर रहे हैं। देखिए ये केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन के 4 चरण हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। क्लियर है ना? तो ये देखिए एक कोशिका थी, इसमें एक केंद्रक था और एक केंद्रक से कितने केंद्रक होंगे? 2 केंद्रक। इसे बोलते हैं हम केंद्रक विभाजन। जब ये हो जाएगा तब क्या होगा? एक कोशिका से फिर 2 कोशिका बन जाएंगे। ये क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन। ठीक है, ये काय का डिवीजन हो रहा है? सेल बट रहा है। ये क्या बट रहा था बेटा? केंद्रक बट रहा था। पहले केंद्रक बटेगा, फिर क्या बटेगा? कोशिका अलग हो जाएंगी, वो 2 नई कोशिकाएं बनके तैयार हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सबसे पहले हम उन जो हमने जो अवस्थाएं पढ़ी हैं, उन अवस्थाओं में सबसे पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं किसकी? प्रोफेज की। ये प्रोफेज में क्या होता है? मेटाफेज। कठिन कुछ भी नहीं है। अभी तक कुछ कठिन लगा क्या आपको? नहीं लगा ना? तो आगे भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम जैसे ही अंदर घुसते जाते हैं तो लगने लगता है कि अब ये कठिन कुछ नहीं होता। चीजें आपस में कनेक्ट रहती हैं। क्या रहती हैं? जुड़ी रहती हैं। देखिए, तो पहली अवस्था कौन सी थी? पूर्व अवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोफेज। प्रोफेज। ठीक है, कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत इसी से होती है। पहला पॉइंट, जो वास्तव में वो इंटरफेस था, वो तो तैयार कर रही थी कोशिका। क्या कर रही थी? तैयार बटने के लिए। क्या हो रहा था? सेंट्रोसोम दूर जा रहे थे। इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। क्या देखते हैं? ये आपको दिख रहे हैं, क्रोमोसोम झुंड में दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं क्रोमोसोम क्या रहते हैं? झुंड में रहते हैं। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? सेंट्रोसोम। ये दोनों क्या है? सेंट्रोसोम। क्या होता है जब क्रोमोसोम, इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना जा सकता है। हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, सॉरी मतलब इकट्ठे मिले रहते हैं, गिन नहीं सकते। जब लाइन से मिल जाएंगे तो गिन पाएंगे। अगली अवस्था में क्या होता है कि जब ये सेंट्रोसोम दूर जाने लगते हैं, एक ऊपर की ओर जा रहा है और एक जा रहा है नीचे की ओर, तो ये क्रोमोसोम हो जाते हैं ना, इनमें खिंचाव होता है। क्या होता है बेटा? केंद्रक के भीतर ही होते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये जोड़े में पाए जाते हैं ऐसे, ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं इस तरीके से जोड़े में। क्रोमोसोम की खोज किसने करी थी बताओ? वोल्टेयर ने। किसने करी थी? नाम किसने दिया था? वोल्टेयर ने। ये सब कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको, आप भूल मत जाना। भूल जाओगे तो फिर तो दिक्कत होगी। फिर तो ये और खिंचाव होता है, खिंचाव हो रहा है तो क्या हो रहा है? पहले क्रोमोसोम लाइन से आ गए, ठीक,
क्या होता है, इसमें तार का सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ये गए, जब जाने लगते हैं तो क्रोमोसोम भी उसके साथ खींचे हुए चले जाते हैं। और अगली अवस्था में क्या होता है, ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, हो गए अलग अलग। ठीक है, ये पहली अवस्था हुई कौन सी, प्रोफेज। फिर आती है कौन सी अवस्था, मेटाफेज, मध्य अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, देखिए इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मध्य में एक ये लाइन में व्यवस्था हुई। ये अवस्था कौन सी थी, प्रोफेज। ये कौन सी अवस्था थी, मेटाफेज। ये कौन सी अवस्था थी, एनाफेज। और ये अवस्था कौन सी है, टेलोफेज। समझ ना, ये मत समझ कि अकेले ये इसको पूरी प्रोफेज समझ रहे हो तुम। प्रोफेज सिर्फ क्या थी, जब क्या थी, झुंड में थी, और जैसे ही तार का ऊपर खींचने लगे तो ये क्या थी, प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है, एक लाइन में आ गए। एनाफेज में क्या होता है, अलग अलग हो गए। और टेलोफेज में क्या होता है, बिल्कुल केंद्रक टूट के अलग ही हो गया। क्लियर है कि नहीं है। देखिए मध्य अवस्था, कोश का वास्तविक विभाजन अपने पूर्व अवस्था हो गई, सॉरी मध्य अवस्था। इस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य में एक लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि लाइन में आ गए। ठीक है, इस अवस्था में क्रोमोसोम आसानी से गिने जा सकते हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4। ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें तारका सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों में पहुंच जाते हैं। देखो ये बिल्कुल पहुंच गए, ध्रुव तक पहुंच गए। ये पूरी कोशिका है, कोशिका है, कोशिका में कहां तक पहुंच गए, ध्रुवों तक पहुंच गए। ठीक है, तथा तारका से तुर्क तंतु निकल आते हैं। तुर्क तंतु मतलब क्या होते हैं, धागानुमा संरचना। ये तारकाय से क्या निकल आए, ये धागे निकल आए। वो ये धागे क्या करते हैं, फ्रेम को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। किसको खींचते हैं, क्रोमोसोमों को। तारकायों से तुर्क तंतु निकल आते हैं। तुर्क तंतु धागानुमा संरचना निकल आती है, फाइबर। ये फाइबर मतलब धागा, तुर्क तंतु, तंतु माने धागा। वो इसको किसको, इन क्रोमोसोमों को अपनी अपनी ओर खींच रहे होते हैं। क्लियर है ना। और इससे अगली अवस्था जब हम आती है, देखो ये कौन सी आ गई, एनाफेज। एनाफेज में क्या हो, देखो एनाफेज तुर्क तंतु क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं, और यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। बड़ी अवस्था कौन सी थी, इंटरफेज। सबसे छोटी कौन सी हो गई है, एनाफेज। ये तो बिल्कुल आपसे फैक्ट वाइज क्वेश्चन बनते हैं कि समसूत्री विभाजन में सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज, छोटी अवस्था एनाफेज। अब इस अवस्था में क्या हो रहा है, इस अवस्था में आप देखिए कि इन्होंने अपनी ओर खींच लिया। कौन सी अवस्था में, एनाफेज में। फिर आ जाती है अगली अवस्था अपनी कौन सी, अंत्यावस्था, टेलोफेज, अंत्यावस्था, लास्ट की अवस्था। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुव में एकत्र हो जाते हैं और गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, अर्थात केंद्रक अलग अलग हो गए। ये पूरी कोशिका है, एक ही कोशिका है अभी। ये सब एक ही कोशिका में हो रहा है, ये सब एक ही कोशिका है अभी। कोशिका नहीं बटी बेटा अभी, ये सब अभी काम चल रहे थे अपन, केंद्रक। ये अब ये केंद्रक क्या होगा, इस कोशिका में 2 केंद्रक हो गए। क्या हो गए, 2 केंद्रक। हमारा केंद्रक का विभाजन कंप्लीट हो गया। कौन कौन सी अवस्था में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, सबसे पहली तो इंटरफेज थी, उसमें 95% समय लगा था। सबसे कम लगा था हमारी कौन सी, एनाफेज में। ठीक है, अब लास्ट में कोशिका बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, कोशिका। ये देखिए, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और लास्ट में ये हमारा सेल डिवीजन हो गया। क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। कोशिका विभाजन, साइटोकाइनेसिस में समसूत्री विभाजन में सबसे अंतिम अवस्था है, सबसे आखिरी स्टेज। और इस अवस्था में कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो जाता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं, और जैसे कि जैसे गुणसूत्र जामे थे वैसे वैसे गुणसूत्र संतति थी कोशिका में, ये टूट करके कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। क्लियर है, ओके। चलिए, तो ये हमारा निपट जाता है कौन सा, समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या आपको समझ में आया, इस ये हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ। इसके बाद क्या आता है अपना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या आता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए इसके, देखिए मायोसिस। सबसे पहले तो बच्चा ये बात समझ लें कि ये विभाजन होता कहाँ है, ये किसने नाम दिया। ये फार्मर और मूरे नाम के व्यक्ति ने तो नाम दिया था। क्या दिया था, नाम। काय का 1905 में कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस नाम किसने दिया था, फार्मर और मूरे ने। ये वेरी मोस्ट पॉइंट हो गया एक। दूसरा, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी, बीजमैन ने। किसने करी थी, बीजमैन ने। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था, स्टारबर्गर। ये जिससे मैंने क्या कहा था, जिसने पादप कोशिका खोजी थी, स्टारबर्गर, 1988 में किया था।
यह विभाजन होता कहाँ है? केवल जनन कोशिकाओं में। कहाँ होता है? केवल जनन। स्पर्म पुरुष का, इसे शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? शुक्राणु। और ओवम जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडाणु। ये नर में होता है और ये मादा में होता है, और पुरुषों में और महिलाओं में। तब जाके बच्चा बनता है। क्या बनता है? बच्चा। देखिए, यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें पुत्री कोशिका, यानी जो कोशिका बन के तैयार होगी, उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र संख्या की आधी होती है। यानी मान लीजिए बेटा, इसमें 40 हैं। कितने? 40। तो अगली जो कोशिका बनेगी उसमें कितने बचेंगे? 23। इसमें कितने बचेंगे? 23। और फिर इस कितने रह गए? आधे रह गए कि नहीं रह गए? इस कोशिका में कितने रह गए? 23। इसमें भी कितने रह गए? 23। फिर इस प्रक्रिया से आगे जाएगी तो इसमें 23 भी रहेंगे, इसमें 23 ही रहेंगे। ये है एकमात्र कोशिका। और कितनी कोशिकाएं बन गई हैं? 4। वहां कितनी बन रही थी? 2 बन रही थी। अर्धसूत्री कोश के विभाजन में एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस कोश के विभाजन में गुणसूत्र कैसे रह जाते हैं? आधे। तो आपको नाम से में आ रहा है क्या है? अर्ध का मतलब क्या होता है? आधे। कहां होता है? जनन कोशिकाओं में। देखिए, इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। एक तो ये हो गया, इससे ये बने। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? एक विभाजन कौन सा हुआ है? ये हुआ है। और एक विभाजन कौन सा हो रहा है? फिर ये वाला हो रहा है। कौन सा हो रहा है? ये विभाजन। कितना हो रहा है? एक विभाजन और 2 विभाजन। तो 2 चरण हो रहे हैं। कितने चरण हो रहे हैं? 2 चरण। ठीक। पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसमें कितनी कोशिका? इसमें फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। वहां कितना हो रहा था? 2। कहां होती है? जनन कोशिकाओं में। याद रखेंगे, बच्चे पैदा इसी तरीके से होते हैं। अर्धसूत्री कोश के विभाजन को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, अर्धसूत्री कोश के विभाजन को देखें तो इसके 2 स्टेज हैं, मायोसिस फर्स्ट और मायोसिस सेकंड। पहला विभाजन और फिर दूसरा विभाजन। ये विभाजन आप देखोगे तो ये विभाजन लगभग सेम उसी का जैसा है। किसी का जैसा है? अकेली प्रोफेज अवस्था को छोड़कर सारी का सारा समसूत्री विभाजन। देखो, इंटरफेज हो गई होगा, कुछ के तैयार होगी अर्धसूत्री वन में। पर ये प्रोफेज अवस्था होती है, उसके बाद वहां भी क्या थी? मेटाफेज। उसके बाद क्या थी? एनाफेज। लास्ट में क्या थी? टेलोफेज। टाइम चल रही है। बस प्रोफेज में क्या होती हैं? 4 अवस्था होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइफाइक। अब यहां से हमको लगा कि मरे भैया, ये तो बड़ी समस्या है। कितनी विभाजन के अंदर विभाजन। घबराओ मत, मैं हूं ना, सब सरल करे हो। हमको सरलतम चीजें देखना है अपने लेवल की। तो मैं ये कह रहा हूं कि अर्धसूत्री कोश के विभाजन के 2 स्टेज हैं, मायोसिस और मायोसिस सेकंड फर्स्ट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सेम टू सेम बेसिक बेस चलती हैं, जैसी भाषा चलती हैं। बस अकेले सबसे पहले आपको कैसे समझना है? प्रोफेज को। और अर्धसूत्री मायोसिस में बस इसमें क्या होता है? समसूत्री कोश के विभाजन के समान ही होती है, सेम टू सेम। इसमें एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, जो वहां पर हुई थी ना बाद में, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी होती है। समसूत्री कोश के विभाजन में होता है, यानी कोशिका का अलग हो जाना। लेकिन कोशिका अलग सीधी नहीं हो जाएगी, पहले उसके अंदर का कार्यक्रम चलेगा। क्या चलेगा? अंदर क्या होगा? केंद्रक। क्या अलग होगा? केंद्रक। लेकिन बेटा अब यहां पर केंद्रक अलग तरीके से अलग होता है, क्योंकि यहां पर निषेचन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान, जब संभोग के दौरान माता के अंडाणु पिता के शुक्राणु आपस में हिट करते हैं, तब क्या होता है? दोनों के क्रोमोसोम आते हैं। 2 कोशिकाएं। एक कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, जो माताओं में पाए जाते हैं और पुरुष में पाए जाते हैं। क्या? शुक्राणु, स्पर्म। शरीर की सबसे छोटी सेल क्या होती है? शुक्राणु, स्पर्म होती है। ठीक है, चलिए आगे इसमें बात करते हैं। तो जो सबसे पहली अवस्था हमने क्या कहा था? सब पहली अवस्था हमारी कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट। इनको फर्स्ट इसलिए कहते हैं, ये मायोसिस फर्स्ट में था इसलिए कह दिया। देखिए बाकी ये फर्स्ट कुछ नहीं है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सब समझने के लिए। देखिए इस जो प्रोफेज अवस्था होती है, इसके आपने देखिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायनोसिस, ये दिख रहा है आपको। इसकी हमने कितनी अवस्था कर दी? ये 5 अवस्था कर दी। आखिर इनमें होता क्या है? समझिए इनमें क्या होता है। देखिए
पहली अवस्था कौन सी थी? लेप्टोटीन। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्रोमोनीटा कहते हैं। देखिए आपको ये तो पता है, मादा का अंडाणु, पिता का शुक्राणु, तो दोनों के अपने अपने क्रोमोसोम होंगे, वो आके मिलेंगे। देखिए ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर देखें आप, कोशिका के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो रेड कलर के, ये किसके हो गए? नर के हो गए। और ये ग्रीन कलर किसका हो गया? मादा का। आपस में उलझे हुए से इन पर ये पॉइंट क्या है? ये क्या है? ये पॉइंट है जीन। क्या है बेटा? जीन। जीन मतलब क्या होते हैं? जो आप में आपके मैतारी बाप के लक्षण लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? तू पापा जैसो चलत है, पापा जैसी हाइट है, पापा जैसो गोरो है, मम्मी जैसो कारो है। बस मम्मी गोरी होते हैं, पापा कारे होते हैं, ज्यादातर होता है। तो कचू कचू से बिल्कुल सब कलिया रहते हैं, कलिया। कहूँगा देखा गोरी मौली हो बात कहते हैं कलिया, भूरा माड़ा हो कल्लू, गांव में देखा हुआ ऐसा होता है। तो वो गुण कहां से आते हैं? बाप मैतारी से अपन में आते हैं। ठीक, ये उलझे हैं कौन सी अवस्था में? लेप्टीन। लेप्टीन के बाद में क्या आती है बेटा? जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हो जाता है? ये थोड़े से पास आने लगते हैं। क्या लगते हैं? पास। और पास आके क्रोमोसोम आप जानते हो हमेशा कायम पाए जाते हैं, जोड़े में कायम पाए जाते हैं, जोड़ा बनाने लगते हैं। क्रोमोसोम का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एवं क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल, क्रोमोसोम का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? यही कह रहा हूं कि जब मोड़ा मोड़ी होता है, क्या होता है? अब जब समझ रहे हो, तो पिता का शुक्राणु स्पर्म वीर माता के गर्भाशय में प्रवेश करता है। क्या? वीर शुक्राणु। और वो एक जैसे देख सुन ऐसो होता है अंडा। क्या होता है? अंडा। अंडा का होता है, देखिए नेक्स्ट तो समझा दूं मुझे ना, कि देखिए बेटा ये इस तरीके का गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय। ये गर्भाशय में यहां पर लगी रहती है अंडवाहिकाएं। क्या लगी रहती है? अंडवाहिकाएं। फेल्विकिन नलियां बोलते हैं इन्हें अंग्रेजी में। और इसे बोलते हैं क्या? अंडाणु। क्या बोलते हैं? एग। एग, अंडा, एग। और ये है गर्भाशय ग्रीवा। जब ये है योनि, ये मादा जनन अंग है। क्या है? मादा जनन अंग। पिता की जनन अंग से जब क्या निकलता है? स्पर्म, शुक्राणु आते हैं शिशन के माध्यम से, पेनिस के माध्यम से। जब इसमें अंदर यहां छोड़ा जाता है क्या? स्पर्म। क्या छोड़ा जाता है? शुक्राणु छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? शुक्राणु छोड़े जाते हैं। वो शुक्राणु बेटा यहां से इस नली में यहां पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? यहां। ये शुक्राणु यहां पर क्या होता है? ऑलरेडी यहां पर क्या है? अंडा है। ये अंडा है, इनको थोड़ा बाहर बना दूं, ये अंडा है। और यहां से क्या आ रहा है बेटा? यहां से आ रहा है एक छोटा सा, क्या आ रहा है? शुक्राणु। शुक्राणु एक पतला सा ऐसा होता है, आके हिट करता है इस पे। बहुत सारे हिट करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है? अंदर एंटर कोई हिट कर जाता है, ये अंदर घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? जायगोट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। बात समझ में आ रही है? अगर ये नहीं कर पाया हिट, और अंडे का जीवन काल होता है 28 दिन का। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। 28 दिन तक यदि से किसी स्पर्म ने इसको हिट नहीं किया तो 28 दिन बाद ये एग मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। और फिर आपको एमसी के रूप में, महावारी के रूप में ये शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? आ रही है? एमसी महावारी के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, मासिक धर्म। ठीक है। लेकिन अगर ये हिट कर जाए, तो फिर ये प्रक्रिया होती, क्या होती है? ये वाली प्रक्रिया। दोनों के क्रोमोसोम अंदर जाके क्या करते हैं? मिलते हैं। जाके पिता के क्रोमोसोम आए थे। क्रोमोसोम तो समझ रही? क्रोमोसोम अब भाषा हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं, भाषा में क्या कहता हूं? धागा। धागा ही कह दो, कह दो भाई, अंग्रेजी के नाम दीजिए। अब जहां मैं का समझ में नहीं आ रही, इतनी सरल भाषा में कोई नहीं समझ सके। जब ब्रह्मांड को मास्टर है ही नहीं है, बनो ही नहीं है, सरल भाषा में समझाती। जा सरल का कहता हूं, बताओ। अब चूंकि ये टॉपिक ऐसा हैगा कि मैं बहुत ज्यादा रफ एंड टफ भाषा यूज नहीं कर पा रहा हूं, कहूंगा और टॉपिक हो तो फिर मैं तुम्हें असुरी भाषा में समझा। तो जब मैं नेक बहुत थोड़ा स्टैंडर्ड लेक्चर लेना पड़ता है, शब्द थोड़े से बहुत ज्यादा हमें अश्लील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अश्लील हो जाते हैं, अमानवीय हो जाते हैं। नहीं कुछ और हो तो टॉपिक देखती फिर तमाशा। रसगुल्ला और जैसे खून समझता हूँ, रायत बना के खून होता है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड, रक्त,
खून करता है, खून में प्लेट है, मैं कहता मैं कहूँ RBWC रक्त कण होते हैं, मैं कह देता हूँ होता है मोतिया, और वहां प्लाज्मा होता है, रायतो, देखो रायतो डायरेक्ट मोतिया, ऐसा खून होता है, ऐसे बता देता हूँ। अब जाने बता पा रहा हूँ मैं यही कह पा रहा हूँ कि शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, वे प्रवेश करते हैं और इस तरीके से ये निर्माण होता है। अब जब प्रक्रिया अगर जा हो गई ना, तो फिर जहां से जा होते हैं। ये महतारी के गुणसूत्र हैं, ये बाप के गुणसूत्र हैं। आपस में पहली स्थिति जो क्या की थी, जो हमने कहा आपको अभी बताया था मैंने कि ये जो प्रोफेज में लेप्टोटीन, क्या थी लेप्टोटीन में क्या होता है कि ये गुच्छा में रहते हैं, क्या में रहते हैं, गुच्छा। फिर कहा की अवस्था आ गई जायगोटीन में क्या प्रोफेज की, जायगोटीन में क्या लक्षण, ये देखो जायगोटीन में ये समजात गुणसूत्र जोड़े युग्मक बनाने लगते हैं। समजात मतलब एक पिताजी को और एक हमने ले लो कौन को, माताजी को, ये जुड़ने लगे आपस में, क्या करने लगे, जुड़ने लगे क्या दो ये थे, ऐसे दो जोड़ा, एक जो फिर ले लो पिताजी को, एक जो फिर ले लो माताजी को, देखो रंग बिरंगे जावी थे, ये माता पिता के ये जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। कौन सी अवस्था में, जायगोटीन अवस्था में। कहाँ की अवस्था में, जायगोटीन में। तो बा के बाद अवस्था कौन सी आ जाएगी, देखो बा के बाद अवस्था की पैक्टिन, कौन सी अवस्था आ जाएगी, पैक्टिन अवस्था में तुम देखो क्या होगा, ये गुणसूत्र बन के क्या हो गए, तैयार हो गए, क्या हो गए, तैयार। देखो जायगोटीन में समझा गुणसूत्र युग्मक बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ये प्रश्न बनता है कि बताइए किस अवस्था में माता पिता के गुणसूत्र क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, कौन सी है, जायगोटीन। यह प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सिनेप्स क्या है, तो ये एक बन सकता है कि भाई जब अर्धसूत्री कोश के विभाजन होता है, उसकी जो पहली अवस्था होती है उसमें जायगोटीन अवस्था के अंतर्गत जब माता और पिता के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, उसे उस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, सिनेप्स। युग्म बनाना, युग्म मतलब क्या, जायगोट, क्या बनाना, जायगोट, जोड़ा। युग्म नहीं समझ रहे, जायगोट नहीं समझ रहे, तो जोड़ा जान, तो जोड़ा बन रहा हो, जो कब बन रहा हो, जोड़ा, ठीक है। इससे इस प्रक्रिया का नाम क्या है, सिनेप्सिस। क्या नाम है, सिनेप्सिस। तो भाई देखो जायगोटीन में क्या हो गया, सिनेप्सिस हो गया, मतलब माता पिता के गुणसूत्र बन गए। उसमें क्या हुआ था, बस गुच्छे थे। अगली अवस्था जो हमारी आती है वो कौन सी आती है, पैकेटिन। क्या आती है, पैकेटिन। गुणसूत्र में युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्र के बाद जीन विनिमय होता है। क्या होता है, जीन विनिमय। विनिमय मतलब क्या होता है बेटा, लेन देन। क्या होता है, लेन देन। जाके जीन जाफे आ गए, जाके जीन जाफे आ गए। जीन, ये मैंने कहा ये है हमारा क्रोमोसोम, इस पर क्या होते हैं, जीन। अगर मैं ऐसे कह दूं कि क्रोमोसोम में ये एक क्रोमोसोम पिता का है बेटा, और एक क्रोमोसोम किसका हो गया, ये माता का हो गया। इस पर बेटा ये क्या हो गए, जाको जो ही फायदा है और कछ नहीं, रंग बिरंगे बना दो, ये क्या हो गए, ये जीन जाप हो गए। और ऐसे ही जीन का हो गए बेटा, जैसे ही जीन जाप हो गए। ये जीन से हिंदी में पैतृक कहते हैं। ये मैतारी बाप लक्षण मोड़न में लेके आता है। तू कारी है तो एक ना एक जीन उत्तरदायी है, तू इंटेलिजेंट है तो एक ना एक जीन उत्तरदायी है। हम पापा कारे, मम्मी गोरी, हम या तो पापा उन रहेंगे, उनहरबो जानते ना, उनहरबो, या मम्मी उन रहेंगे, पापा पे चला गया, मम्मी पे चला गया। यदि पापा मम्मी दो ही कारे में लगाए और मोड़ा मोड़ी कहूं गोरो हो जाए, कैसे हो जाए, एकदम भूरा, बाप भी करिया मैतारी भी करिए, तो फिर वो कंफ्यूज मत होना, वो दादा दादी में से या नाना नानी भी गया, या फिर समझ, फिर और कुछ दिक्कत है तो भाई ये समझ गए। ये जागरूक कौन सी प्लेक्टिन में। और डिप्लोटीन, ये डिप्लोटीन है, ये दो डिप्लोटीन क्या बन गए, बन के तैयार हो गए। समझात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए डिप्लोटीन में। और लास्ट में क्या है, डाइकाइनेसिस, इसमें समझात गुणसूत्र अलग हो जाते तथा तुर्क तंतु का निर्माण हो जाता है। समझात गुणसूत्र ये अलग हुए, ये अलग हुए, ये अलग हुए। और फिर यहां से पूरी की पूरी वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मेटाफेज, एनाफेज, और समझ गए जो कायम भाई थी समसूत्र। कहा की प्रक्रिया कि जो सेंट्रोसोम है, जो कहा है बेटा सेंट्रोसोम, जो सेंट्रोसोम आधे ने ऊपर खींचेगो, एक आधे ने नीचे खींचेगो, तो फिर क्या हो जाएगी, केंद्रक बट जाएगो, फिर आगे जाके कोशिका बट जाएगी। सुनना मेरी बात, जब पूरी प्रक्रिया का देखिए अपन ने देखी जब प्रक्रिया, जहां से तो
जो केंद्रक में क्रोमोसोम होते, और क्रोमोसोम में जो हमने कही साहब ऊपर पहुंच गया तो सेंट्रोसोम, नीचे पहुंचा तो सेंट्रोसोम, जो एंच रहा हो तो जो एंच है वो कब, जब ये क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्रोमोसोम अपन ने बनाए काय में, प्रोफेज अवस्था। बस समसूत्री कोश बन का है तो क्रोमोसोम पहले से बने बनाए थे, एक कोशिका से ही दो कोशिका बनने थी। वहां में तो क्या क्रोमोसोम बने बनाए थे, जहां पर पहले कब बनाना पड़े, क्रोमोसोम बनाना पड़े। आधे माता से लाए और आधे पिता से लाए। तो हमने पहले क्रोमोसोम बनाओ, केंद्रक बनो, बच्चा पेट में बन रहा है, पिता का शुक्राणु माता का अंडाणु आया, आकर पहले एक कोशिका बनेगी, एक कोशिका बनने की प्रक्रिया को नाम क्या है तो प्रोफेज, कहना है तो प्रोफेज, ठीक है। और वही में प्रोफेज में वह केंद्र कैसे बन रहा, बाकी तो हमने कहा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइगोसिस। लेप्टोटीन में माता पिता गुणसूत्र दो मिल गए थे, गुच्छा है तो। जाइगोटीन में क्या होल लगे भाई, अलग अलग होल लगे, क्या होल लगे अलग अलग। और क्या हो गया, पैक्टीन में क्या हो गया था, बन के अलग तैयार हो गए। यहां पर उनका बिल्कुल बल के अलग अलग हो गए, और इसमें लास्ट के क्या करेंगे, वो खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई खिंच में तैयार भाई, जाता कंडीशन भाई, तो कोई मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, सेम टू सेम काय की, समसूत्री की। अगर पढ़ा के आओ तो नहीं आओ, पढ़ाई थी ना, बस गुणसूत्र के दूर दूर हो जाएंगे। जहां में क्या हो जाएगा, जहां में लाइन में जाएंगे, जहां में और फिर जहां में क्या हो जाएगा, दूर दूर खिंच जाएंगे, और जहां में क्या है कि बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे। नहीं यार ध्यान तो देख लो, अब कहा अपन को दूर चलेगा। देखो जब प्रोफेज थी, जब झुंड में थे, जब मेटाफेज में एक लाइन में आ गए, और जब एनाफेज में बिल्कुल दूर दूर चले गए तंतुनुमा, और लास्ट में प्रोफेज में केंद्रक अलग होगा। जो पूरी की पूरी प्रक्रिया कहाँ होगी, जहां होगी, बस अकेली जा प्रोफेज की दिक्कत थी। सो जा मैं तुम्हें बता दूं, हालांकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। अगर मान लो कोई आदमी दिक्कत दे रहा हो, वो तो मैं ये चाहता हूं कि अगर बिल्कुल ही बेवकूफ आदमी भी होए तो सब्जेक्ट का उनको कठिन नहीं होए, तुम बाकी कितनी गहराई समझ सकते हो, इतनी गहराई से, इतने डीपली में आप लोगों ने पढ़ा था पहले। तो मैं खुद नहीं पढ़ा था, मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, पेपर में ये बता देता था कि साहब एक छोटी बड़ी स्टेज, असूत्री होता है एक कोशिका जीवों में, समसूत्री होता है कायिक कोशिकाओं में, और अर्धसूत्री होता है जनन कोशिकाओं में। कायम होता है, इतना कह के और लास्ट में ये विभाजन कंप्लीट हो जाता है। कौन सा कंप्लीट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब हम देख रहे हैं कि समसूत्री अर्धसूत्री में क्या क्या अंतर है। ये बेटा ये लिख लेना वेरी मोस्ट, ये पेपर की दृष्टि से बहुत, वो तो मैंने इसलिए बता दिया कि आपके दिमाग में बन जाए कि बच्चा कैसे बनता है, क्या चीजें होती हैं। कभी आपसे देखो, हमेशा पेपर के लिए मत पढ़ा करो, कुछ कभी चीजें अपने ज्ञान के लिए पढ़ा करो। काय के लिए, ज्ञान के लिए। समझ भी तो आए दुनिया में कि आखिर आप कैसे बने, आप पैदा कैसे भय, बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं, क्या एक कोशिका थी वो आखिर से एक बच्चा कैसे बना देती है। यहां तक हमने केवल कोशिका बना दी। जब मैं प्रजनन तंत्र पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा कैसे पेट में बड़ा होता है, तो कैसे बच्चा ट्विंस हो जाते हैं, कैसे बच्चा पैदा होता है। इस सारी चीजें कहाँ पढ़ाऊंगा आपको मैं, प्रजनन तंत्र। कहाँ पढ़ाऊंगा, प्रजनन तंत्र। समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यह विभाजन कहाँ होता है बेटा, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल मतलब कायिक कोशिका, संपूर्ण बॉडी। यह कहां होता है बेटा, जनन कोशिका। अर्धसूत्री ये क्या, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ये कौन सी है, मायोसिस। अंग्रेजी नाम मैं खुद बार बार बोल रहा हूं कि आपको दिक्कत ना आए। और दिक्कत से मतलब नहीं है, दिक्कत मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि भाई पेपर में अंग्रेजी नाम ही ज्यादा आते हैं। क्या आते हैं, इंग्लिश नाम ज्यादा आते हैं साइंस में। इसलिए यह विभाजन कम समय लेता है, समसूत्री फटाफट हो जाता है। कोशिका कटिंग, अगर नेक कट गए तो 2 दिन में घाव भर जाएगा। लेकिन एक गर्भाशय में शिशु बनने में 2 सप्ताह लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह में 2 कोशिकाएं आपस में मिल पाती हैं, फिर वो जाके पूरी प्रक्रिया निपटाती। यह विभाजन में कितना लेता है, अधिक समय लेता है। कौन सा, अर्धसूत्री वाला। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इस विभाजन दौरान एक कोशिका से कहां गई, तो नहीं 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिकाओं में जनक कोशिका के गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स,
जैसी की जैसी मात्र कोशिका थी वैसी की वैसी क्या बन गई, ये दो ही, जा में भी 46 और जा में भी 46 वैसे के वैसे, अनुवांशिक विविधता नहीं होती। पर देखो जा में क्या थे 46 मात्र कोशिका, जा में कितने बचे 23। और दूसरी बात, आधे आ गए बाप के, आधे आ गए मैतारी के, तो आनुवांशिक विविधता यानी जा जो कोशिका होगी वह जा जैसी तो बिल्कुल नहीं हो रही। क्या है कि जा के गुणसूत्र थे वैसे पूरे नहीं आए, जा में क्या है आधे काय से आए पिता से भी आए, फिर नई कोशिका बनेगी। हम में कछु लक्षण मम्मी के होते हैं, नाक गई है मम्मी है, कान गए हैं पापा है, गए कि नहीं गए ऐसे। तो इसमें संतति कोशिका में जनक से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। ठीक है बेटा, इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि सीधे क्या आते हैं, सीधे क्रोमोसोम ही आ जाते हैं। क्या जाते हैं क्रोमोसोम। और इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों के पदार्थों का जीन्स की अदला बदली, माता के जीन्स पिता वाले पे, पिता वाले जीन्स माता वाले पे आ जाते हैं। इस प्रकार से आपका एक बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। अगर देखा जाए तो मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया कि आपको आ जाए समझ में। अगर इसके बावजूद भी किसी व्यक्ति को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ लेना। लगातार 2-3 घंटे हुए हैं खड़े खड़े, मुझे भी